हाय, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट पार्ट से, जो कि है प्रोटीन्स। यहाँ पर हम अगले टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है प्रोटीन्स। तो व्हाट आर प्रोटीन्स? तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो कि बनता है लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स से, छोटे मॉलिक्यूलर यूनिट्स से। अब ये छोटे जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट्स होते हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स जो होंगे वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के क्या होंगे? ये लिंक होंगे, पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड जो कि जुड़ते हैं कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड से। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? डिहाइड्रेशन के बाद। और ये डिहाइड्रेशन कहाँ होती है? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में और दूसरे नेक्स्ट अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप में होता है। और रिजल्ट किस में होता है? ये रिजल्टेंट आएगा कि यहाँ से आपका जो भी वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा और एक CONH बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम प्रोटीन पढ़ते हैं तो उसमें अमीनो एसिड का जिक्र कैसे आता है? प्रोटीन और अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड कैसे होते हैं? तो अमीनो एसिड को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह के मोनोमर्स होते हैं, मतलब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि आपस में जुड़कर हमारे पॉलीमर या कह सकते हैं कि प्रोटीन्स बनाते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमारी बॉडी रिजल्ट है एक सिंगल सेल जाइगोट की, और वो सेल क्या है? हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक था। अब जो चेन होता है अमीनो एसिड्स का, उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक। अब अमीनो एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे और कौन कौन से आएंगे? एक आएगा इसमें अमाइन ग्रुप, एक आएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक हाइड्रोजन एटम होता है जो कि अटैच्ड होता है आपके बगल के COOH ग्रुप, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, और एक साइड चेन R पे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अमीनो एसिड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम लगा होता है अटैच टू कार्बन एटम लोकेटेड नेक्स्ट टू आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अ साइड चेन R, ठीक। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे MCQs पूछे जाते हैं और 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एकेडमिक एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला अभी हम पढ़ेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहला हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनमें आएंगे हमारे वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडिन। अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती है हो, और ये हम लेते कहाँ से? प्लांट से लेते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये वो एसिड्स होंगे जो कि हमारी बॉडी बना सकती है और इसे हमें अपनी बॉडी के बाहर प्लांट सोर्स से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर होगा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट को हम ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। एस्पार्टेट होगा, एस्पार्टेट को हम एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। एलानिन होगा, प्रोलिन होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलिन होगा और सिस्टीन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और चीज, एक और तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि सेमी एसेंशियल है, मतलब इनकी हमारे बॉडी में कमी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी बॉडी उस समय कौन से वल्नरेबल स्टेट पे है। हो सकता है कि ड्यू टू एनी इलनेस हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड से क्या हो गई है? डिप्राइव हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है आर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन और सेरिन। तो यहाँ पर अभी हमने देखा
एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नेचर इनका कैसा होगा, बेसिक हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एडिशनल अमीनो ग्रुप लगा होता है जहां पर आपके किसी भी तरह के अमाइड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, लाइसिन होगा, लाइसिन हो गया या आर्जिनिन हो गया। इसको हम शॉर्ट में LYS और ARG रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। ठीक, अब अगला है हमारा एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होंगे, यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स पाए जाएंगे, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट इसके एग्जाम्पल्स हैं बेस्ट। ठीक, अगला है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स क्या होंगे, इसमें एक सल्फर पाया जाएगा, सल्फर ग्रुप। मिथियोनिन और सिस्टीन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अगला है हमारा एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स में क्या होगा हमारा, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन एक एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एल्कोहलिक में जैसे कि पता चल रहा है कि साइड चेन पर क्या लगा हो सकता है, एल्कोहलिक ग्रुप, मतलब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो सकता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या होगा, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन पे कोई भी आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हो सकते हैं और उनके साथ ये अकर हो सकता है उस अमीनो एसिड में। जैसे कि फिनाइल एलानिन जहां पर फिनाइल लग रहा है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एग्जांपल्स हो गए। फिर है एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। एलिफैटिक अमीनो एसिड्स में एग्जांपल हो गए ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन। ठीक है, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है कि एक एग्जाम्पल कई दूसरे एसिड्स में रिपीट हो रहा है, आपके लिए याद करने में आसान होगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज आपको याद करना है और घबराने की जरूरत नहीं है कि एक चीज अगर एसेंशियल अमीनो एसिड में आ रही है तो दूसरी एसिडिक में आ रही है, ऐसा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, अगला है आपका लास्ट हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा हिस्टिडिन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलिन। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे एनसीईआरटी के 3rd पेज पर एक टेबल दिया हुआ है, मतलब एक स्मॉल बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ये बताने के लिए कि ज्विटर आयन क्या होता है। केमिस्ट्री का टॉपिक है पर बायो में दिया है तो पढ़ना ही होगा कि ज्विटर आयन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं ज्विटर आयन को डाइपोलर आयन, डाइपोलर या बाइपोलर दोनों नाम सही है, और इनर सॉल्ट भी कहते हैं। किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल के ऊपर जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयनिक ग्रुप्स पाए जाए तो उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, चार्ज जो होगा आयन पर वो पीएच के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस का हमेशा जो पीएच होगा वो लो होगा और अमीनो एसिड हमेशा पिकअप करेगा H+ आयंस को। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लो था तो ये हमेशा किसी लेने वाले से एक H+ आयन को ले रहा था, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बेगिंग कर रहा था, मांग रहा था और पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था। इसके उल्टा किसी बेसिक मीडियम या एल्कलाइन सॉल्यूशन में जिसका पीएच हमेशा हाई होता है, वहां पर अमीनो एसिड डोनेट करेगा एक H+ आयन को और नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो भी होता है एक पीएच पर, ये जो भी प्रोसेसेस एक पीएच पे हो रही हैं,
अब हम जानते हैं कि प्लस माइनस +2 -2 0 होता है, तो ठीक वैसे ही इस पीएच पर जब अमीनो एसिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इस पीएच पे जब हमारा ज्विटर आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो उस पीएच का हम नाम रखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कि लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। 3 तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है। पहला है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, दूसरा है आपके कॉम्पोजिशन या कंस्टिट्यूशन के बेसिस पर, और तीसरा है आपके शेप या स्ट्रक्चर के बेसिस पर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने टेबल बनाया है, या सॉरी कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है, ये समझने के लिए कि सबसे पहले हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक लीनियर सीधी श्रृंखला होती है या सीक्वेंस होता है हमारे अमीनो एसिड्स का। ये ज्वाइन कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने वाले बॉन्ड्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन की आइडेंटिटी क्या होगी। अगला है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में रिजल्ट होगा। अब ये जो फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हमारे 2 फॉर्म्स में। पहला होगा हमारा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा हमारा बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में। अब ये स्टेबलाइज कैसे होंगे स्ट्रक्चर्स? हेलिक्स से समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा डीएनए जैसा स्ट्रक्चर होगा। और प्लीटेड का क्या स्ट्रक्चर होगा? प्लीटेड जैसे कि आपने कर्टन्स देखे हैं तो कुछ इस तरह से होता है, फिर यहाँ पर सिलवटें आ जाती हैं, फिर यहाँ पर सिलवटें आ जाएंगी। मतलब समझ लीजिए कि फोल्डेड और कुछ आपका मतलब इस तरह से निकला हुआ स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि एक कर्टन का होता है जब उसको हम रॉड पे अपने विंडो पे टांगते हैं। स्टेबलाइज होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका केराटिन। केराटिन क्या है? केराटिन वही प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर्स के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे हेयर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसी प्रोटीन की वजह से होती है। और ये स्ट्रक्चर कैसा बनाता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डिग्री, 3 डिग्री से ही समझ में आ रहा है, 3 से 3 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 से 3D फोल्डिंग। 3 से याद रखना है 3 स्ट्रक्चर, 3rd डिग्री स्ट्रक्चर और आपका टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा और आपका 3D फोल्डिंग, मतलब 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की। मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन आपका क्या हो रहा है? फोल्ड हो रहा है 3D फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेबलाइज कैसे होंगे? इन बॉन्ड्स का नाम याद रखना है, सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए, आयनिक बॉन्ड्स आ गए, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आ गए और डाइसल्फाइड लिंकेजेस आ गई। ठीक है, इनका काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे एनवायरनमेंट में या फिर हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एसोसिएशन पाया जाता है 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। एंड व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। Hemoglobin can be abbreviated as HB and it contains 2 alpha and 2 beta chains. Now we will start कि based on constitution या composition आपके प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं। इसको शॉर्ट में ही हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होता है। सिंपल प्रोटीन कैन ओनली यील्ड और प्रोड्यूस ओनली अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब जब हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, वाटर का रिमूवल किया जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं? अमीनो एसिड्स, ओनली अमीनो एसिड्स दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये वही
प्रोटीन है जो कि हमारे सीरम में पाया जाता है, और केराटिन। ठीक है, अगला है हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? इनमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्रोटीन। अब ये जो क्रोमो है, हीम ग्रुप, ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, पीजी लिख दे रहे हैं हम। ग्लाइकोप्रोटीन में हमारा पीजी क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है। लाइपोप्रोटीन्स में हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? लिपिड्स है। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स में हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स में क्या है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल हो गए। अब है कि डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद। जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, उसके बाद जब डीनेचर हुआ, सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जब डीनेचर होता है, तो उसी के बाद बनता है हमारा डिराइव्ड प्रोटीन्स। एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे? पेप्टाइड्स हो गए, प्रोटियोसेस हो गए, और पेप्टोन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है आपके शेप या स्ट्रक्चर के बेसिस पर। इसमें पहला है हमारा फाइब्रस प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होगा? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट या रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, केराटिन हो गया, कोलाजन हो गया, और एलास्टिन हो गया। कोलाजन के बारे में हमें लास्ट एक कुछ लाइंस दी हुई हैं प्रोटीन खत्म करने से पहले पहले, कि दिस इज द मोस्ट abundant protein in the animal world। यहीं पे अगर हम बायोस्फीयर की बात करें कि हमारे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो वो है रूबिस्को। रूबिस्को सबसे ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है। तो फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या क्या हो गया? केराटिन, कोलाजन और एलास्टिन। ठीक है, अब है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होता है हमारे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कॉम्पैक्ट होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। ये कैसे प्रोटीन्स होंगे हमारे? कॉम्पैक्ट होंगे और स्फेरिकल होंगे, और वाटर में ये सॉल्यूबल थे। जहां हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स इनसॉल्यूबल थे वाटर में, वही ये क्या है? सॉल्यूबल है। ठीक है, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक और रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे? हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एंजाइम्स हो गए सारे के सारे, एल्ब्यूमिन्स हो गए, और ग्लोब्यूलिन्स भी हो गए। ठीक है, अब एक और प्रोटीन आता है जो कि इंटरमीडिएट प्रोटीन होगा, जिसके पास खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगी फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बोथ, दोनों की। ठीक है, ये पार्शियली फाइब्रस होगा और पार्शियली ग्लोब्यूलर होगा नेचर में, जैसे हमारा मायोसिन हो गया और फिब्रिनोजन हो गया। ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जहां ये मसल प्रोटीन है, वहीं ये प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अब इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज is defined as the bond formed by the condensation between carboxylic acid group of one amino acid and amine group of another amino acid, which results in the water molecule release। वाटर मॉलिक्यूल का होता है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस या कह लो डिहाइड्रेशन। यहाँ पर है हमारा पहला एल्काइल ग्रुप,
जिसमें COOH लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा है, यहां से निकलेगा हमारा वाटर जो कि हमने यहाँ शो भी किया है, और ये बना हमारा CONH बॉन्ड। ठीक है। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का क्या मतलब होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का ये मतलब समझ लो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो रहा है खराब। ठीक है। यहाँ पर हमारे सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का जो बेसिस है वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है उसमें। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हमेशा देखो, प्राइमरी से समझ लो घर के बच्चे, घर के बच्चों को घर के किसी भी दिक्कतों से कोई मतलब नहीं है, उसे जब तक खाना पीना मिल रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। इफेक्ट कौन हो रहा है? सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब इसके कॉज क्या क्या होते हैं? किन कारणों से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो रहा है प्रोटीन का? ज्यादा गर्मी दे दो उसको, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है उससे ज्यादा मिल गया या उससे कम मिल गया, कम मिल गया तो स्ट्रक्चर फ्रीज हो जाएगा, ज्यादा मिल गया तो स्ट्रक्चर टूट जाएगा। पीएच में अगर चेंजेस आ गए, पीएच बढ़ गया या घट गया, केमिकल्स अगर वहां पे अप्लाई कर दिया तो उस वजह से भी ये खराब होता है। एग्जाम्पल क्या है? जो लोग एग खाते होंगे, ऑमलेट, उनको पता होगा कि कोएगुलेशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन ऑन बॉइलिंग। जब हम बॉईल करते हैं एग एल्ब्यूमिन को तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया उसकी जब कोएगुलेशन होती। अब हमें एग्जाम्पल्स टू रिमेम्बर क्या क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है कि प्रोटीन केराटिन है, इसका स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होगा। सिल्क फाइब्रोइन, इसका स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड होगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा क्वार्टरनरी, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स पाए जाएंगे। अभी आप ये पढ़ोगे डिटेल में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स कैसे पाए जाते हैं। इंसुलिन में क्या होगा? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाएंगी, जिससे क्या होगा? हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन्हीं के द्वारा बनते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये इंसुलिन का हो गया। एग एल्ब्यूमिन में क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है व्हेन हीट इज अप्लाइड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप के होते हैं। देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए is considered to be the best genetic material when it comes to the storage of genetic material, and when we want to transmit any genetic material in the next cell or generation, we can say that RNA is the best choice। मतलब आरएनए को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए हम सबसे ज्यादा बेस्ट मानते हैं। इसका रीजन आप डिटेल में क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे। बस इतना जान लो कि डीऑक्सीराइबो और राइबो, इसमें एक ऑक्सीजन के अंतर की वजह से क्या है, हमारा ये चेंज देखने को मिलता है। आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में 2 प्राइम OH का जो एक मोइटी पाई जाती है, मतलब प्लेसमेंट पाया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, इसी वजह से आरएनए का स्ट्रक्चर होता है अनस्टेबल, ये जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है। इसी वजह से क्या होता है कि आरएनए को हम स्टोरेज के लिए अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते हैं। ये वही रीजन है जिसकी वजह से वायरस से होने वाले जितने भी डिजीजेस हैं जिनमें आरएनए एज द प्रिंसिपल
जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उनके वैक्सीन आज तक खोजे नहीं गए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से वायरसेस हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस की जब हम बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा प्यूरिन्स, जिनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, हो गया इसका एग्जाम्पल एडेनिन और गुआनिन। ये आपको याद रखना है, ये आपके नीट में भी और आपके एग्जाम में भी, जो स्कूल्स में होने वाले आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल न्यूमेरिकल्स। पिरिमिडीन्स जिनमें सिंगल, यहाँ पे देखिए सिंगल और डबल का खेल है, ये ना भूलिएगा। और आपकी बुक में थर्ड पेज पर साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, आपको उसे भी याद करना है बना बना के। साइटोसिन हो गया और थाइमीन हो गया। अच्छा, थाइमीन जो होता है इट इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेंटोज शुगर्स की। पेंटोज शुगर्स में दो टाइप्स के ये होते हैं। एक होगा राइबोस जो कि आरएनए में पाया जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10O5, और ये जो भी डिजिट्स है, नंबर है, ये हमेशा सबस्क्रिप्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ यहाँ लिखा होगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज ये प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला C5H10O4। जैसा कि मैंने कहा दूसरे कार्बन पर हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या होता है, हमारा एक सुटेबल चॉइस माना जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब है कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी से आपको इसका डेफिनेशन भी याद करना होगा कि न्यूक्लियोसाइड में आता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। अब इसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि ये जो बेस राइबोज न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड, राइबोज न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड दिया है, आपको इसको याद करना है, ठीक है। आपको इसको याद करने की जरूरत है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बेस जब हमारा एडेनिन है तो राइबोज न्यूक्लियोसाइड के केस में वो एडेनोसिन कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोज के केस में वो डीऑक्सी एडेनोसिन कहलाएगा, ग्वानिन के केस में वो ग्वानोसिन कहलाएगा, और डीऑक्सीराइबोज के केस में वो डीऑक्सी ग्वानोसिन कहलाएगा। साइटोसिन के केस में राइबोस में ये साइटिडिन, डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सीसाइटिडिन कहलाएगा। थाइमीन में क्योंकि राइबोज आपके आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पर डीऑक्सीराइबोज में क्या कहलाएगा, ये थाइमिडिन कहलाएगा, ठीक है। अब है हमारा यूरेसिल। यूरेसिल पाया जाता है राइबोज में पर एब्सेंट होता है ये डीएनए में, इसीलिए राइबोज के केस में हम इसको कहेंगे यूरिडिन। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसाइड में बेसेस होते हैं और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के केस में क्या क्या मतलब नेमिंग की जाती है और क्या ये होते हैं, आपको ये अपने दिमाग में रखना है। अब बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर के बीच में बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है हमारे नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में, इसी के द्वारा ये जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो साइड और टाइड, साइड एस फॉर शुगर, सिर्फ शुगर पाया जा रहा है। टाइड, टाइड से याद रखो फॉस्फेट, फॉस्फेट में पाया जाने वाला एंड का टी, ठीक है, उससे याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियोसाइड पाया जा रहा है, मतलब हमारे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, ठीक है, और इसके साथ क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जा रहा है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
GMP कैसे होगा, फिर इसके बाद आप अपना खुद से नेमिंग करते जाओगे कि ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट और TMP मतलब थाइमिडिन, थाइमीन आपका मोनोफॉस्फेट। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं इनके, अगर फंक्शंस पूछे तो न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन होते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, और ATP एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये ATP देखा ना हमने, तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, ये याद रखिएगा। और ये CAMP क्या होता है, ये साइक्लिक आपका अमाइन मोनोफॉस्फेट, इफ आई एम नॉट मतलब कंफ्यूजन है, पर एक बार आप देख लीजिएगा, साइक्लिक ही करके कुछ होता है, साइक्लिक AMP, आप इसको याद रखेंगे, साइक्लिक AMP। एक बार कमेंट बॉक्स में हम इसको पिन कर देंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है, इसको आप पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है। DNA के केमिकल कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है। अगर हम DNA के केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर यूज होता है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, एडेनिन आएंगे, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन आएंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है कि DNA पर अप्लाई होने वाला चारगाफ का रूल क्या कहता है। अरविंद चारगाफ ने स्टडी किया था इसके बेस कॉम्पोजिशन को, और ये लिखे हुए आपके जो रूल्स थे वो दिया था। अब ये रूल्स क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसेस होते हैं, ये A इज इक्वल टू टी, ए का जो भी अमाउंट होगा वो हमेशा थाइमीन के बराबर होगा, और ग्वानिन का जो अमाउंट होगा वो हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। अमाउंट ऑफ A इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी, और अमाउंट ऑफ G इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ C होगा। ठीक है। फिर हमारा प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स। ठीक है। प्यूरिन्स क्या हमारे, एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन्स क्या है, साइटोसिन और थाइमीन। तो जब हम इसको प्लस करेंगे मतलब प्यूरिन्स का अमाउंट इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन, मतलब पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स का अमाउंट यहाँ पर इक्वल होगा। ठीक है। टोटल बेसिस क्या होंगे, टोटल बेसिस मतलब A इज इक्वल टू टी है तो G इज इक्वल टू C होगा, और इन सभी का सम बराबर हमारा 100% होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस की अगर बात करें तो लिमिटेशन क्या होगा, लिमिटेशन इसका ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA में एप्लीकेबल है। जब हम बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, तो इसका जो रूल है यहाँ पर लिमिट हो जाता है या फेल कर जाता है। ठीक है। अब है कि इनके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जब A इज इक्वल टू टी था तो A का जो अमाउंट होगा 30%, क्या वो T के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। और इन दोनों को अगर हम सम करें तो 60% आएगा। तो हमारे दिमाग में कहीं चले जाना चाहिए कि बचा हुआ 40% क्या होगा, तो बचा हुआ 40% हमारा होना चाहिए हमारा G प्लस C। ठीक है। तो G प्लस C हमारा होना चाहिए, तो G प्लस C हमारा बचा हुआ रिमेनिंग 40% होगा, जहां पर G 20% और C 20% है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा एग्जाम्पल जैसे साइटोसिन में 18% हो गया, तो ग्वानिन भी बराबर कितना हो गया हमारा 18%। तो एडेनिन और थाइमीन को जब हम माइनस करेंगे, फिर इसको प्लस करके फिर 100 में से जब माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है। 18 18 36 हुआ, फिर 36 में से हमने जब माइनस किया 100 में से तो 64 आया, फिर आधा आधा आपका एडेनिन और थाइमीन हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व भी किया हुआ है। ऐसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि एडेनिन जब 25% है तो ग्वानिन कितना होगा, तो एडेनिन और थाइमीन बराबर आपके 25% हो रहे हैं, और अब हमारा ग्वानिन और साइटोसिन बराबर 25% हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा ये सभी के सभी आपके नीट के PYQs हैं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा ग्वानिन है 35%, तो एडेनिन कितना होगा, तो साइटोसिन जब 35% होगा
और जब हम एडेनिन और थाइमिन को प्लस करेंगे तो 30% होगा, तो एडेनिन और थाइमिन यहाँ पे 15% हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे वॉटसन और क्रिक मॉडल की, कि वॉटसन और क्रिक मॉडल क्या होता है। वॉटसन और क्रिक मॉडल की जब हम बात करें तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हमारा दिया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में ये मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो कि ट्विस्टेड होते हैं अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ राइट हैंडेड हेलिक्स, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का हेलिक्स, ठीक है। ये एंटी पैरेलल, ये क्या है हमारा एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन यहाँ पर पाया जाता है। एंटी पैरेलल मतलब कुछ इस तरह से, एक तरफ अगर 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, ये प्राइम होता है, ये जो अपोस्ट्रोफी जैसा आपको दिख रहा है इसको प्राइम पढ़ा जाता है, और ये प्राइम का मतलब यहाँ पे लोकेशन या पोजीशन बताई जाती है आपके बेसिस की। तो एक तरफ होगा 3 प्राइम 5 प्राइम, ये अपोजिट आपके स्ट्रैंड की मतलब वहां पे पोजीशंस पाई जाती हैं, ठीक है। अगर ऊपर में यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ नीचे 3 प्राइम होगा, अगर यहाँ नीचे 3 प्राइम है तो यहाँ ऊपर 5 प्राइम होगा। इसी को कहते हैं हम एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। फिर एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये कहाँ होता है, ये बाहर की तरफ होता है, लोकेटेड ऑन द आउटर साइड, और ये डीएनए का मेन स्केलेटन या कह लीजिए कि फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस कहाँ होंगे आपके, ये फेस करेंगे टुवर्ड्स द इनसाइड, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर पाई जाती है। एडेनिन और थाइमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन की, ठीक है। ए पेयर्स विथ, ये विथ है आपका थाइमिन by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G pairs with C by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डायमीटर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो 2 नैनोमीटर होता है, जैसे 20 एंगस्ट्रॉम भी हम कह सकते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन आपके 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स होते हैं 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 to the power -9 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम में होगा 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। एक कंप्लीट टर्न जो होता है इसको हम एक कंप्लीट टर्न कह सकते हैं, ठीक है। ये एक कंप्लीट जो टर्न होता है ये पूरा एक टर्न कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर 10 बेस पेयर्स पाए जाएंगे, मान लीजिए ये 10 पे, यहाँ पर हम 10 बेस पेयर्स बना दे रहे हैं, ठीक है। 10 बेस पेयर्स यहाँ पे पाए जाएंगे, और यहाँ पे जो पिच होगा, लंबाई की बात कर रहा है, यहाँ पे जो पिच होगा वो 3.4 नैनोमीटर होगा, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग में 34 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर और माइनर ग्रूव्स होते हैं ये पाए जाते हैं प्रेजेंट ड्यू टू डीएनए जब यहाँ पर ट्विस्ट करता है, घूमता है, उस वजह से पाए जाते हैं, जहां पर प्रोटीन बाइंड करने का साइट होता है, जगह होता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स की जब हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होता है ये इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स। 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर्स टोटल होते हैं, और अपने 2 बेस पेयर्स के बीच में, ये 2 बेस पेयर्स हैं, इनके बीच में पाया जाता है 0.34 इंटू 10 to the power -9 मीटर पर बेस पेयर। तो ये पर में मतलब डिवाइड में तो बेस पेयर गया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपका अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं। देखिए ये नीट का पीवाईक्यू है, ये भी कभी पूछा गया था आपके 2015 से पहले, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने का तरीका।
1.11 मीटर अपॉन 0.34 इंटू 10⁻⁹ पर मीटर पर बेस पेयर, तो कैलकुलेट करेंगे तो 3.26 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डीएनए खत्म हो रहा है। अब आरएनए की बारी। आरएनए क्या होगा हमारा, यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके भी कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, राइबोज शुगर, वहां पर था डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। बेसेस कौन से पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए से लेस स्टेबल होगा और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होंगे, मैसेंजर आरएनए होगा, एमआरएनए, ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से क्या करता है, कैरी करता है। क्यों कैरी करता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, फिर एक टीआरएनए, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, क्लोवर लीफ शेप्ड होता है, जो चांगेरी होता है, मतलब रोड के साइड इस तरह का उगता है, कुछ इस तरह का छोटा छोटा घास जैसा उगता है ना, इसी को क्लोवर लीफ कह रहा है, हरा हरा होता है, हिंदी में चांगेरी कहते हैं, उसके शेप का होता है। ये कैरी करता है अमीनो एसिड्स को, जिससे क्या होता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, कंटेन्स एंटीकोडोन लूप। अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में पढ़ेंगे कि एंटीकोडोन लूप क्या होता है। फिर हमारा लास्ट टाइप राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए है, 80% के करीब पाया जाता है और स्ट्रक्चरल और कैटेलिटिक कंपोनेंट बनाता है हमारे राइबोसोम्स का। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन का एक टेबल दिया हुआ है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज, वहां पे राइबोज पाया जाएगा। बेसिस की बात करें तो थाइमिन और यूरेसिल का अंतर है डीएनए और आरएनए रेस्पेक्टिवली। स्ट्रैंड्स की बात करें तो एक पे डबल, एक पे सिंगल पाया जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। लोकेशन की बात करें तो न्यूक्लियस में दोनों पाए जा रहे हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जा रहा है तो आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। ठीक है, अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है इसका, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, और ये काम करता है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का, पर ये क्या करता है, आपका ट्रांसफर भी कराता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर समझा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक है, अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, ये आरएनए को आप एमआरएनए भी कर सकते हैं, क्योंकि एमआरएनए ही आपका मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो एमआरएनए भी कर सकते हैं, वो ज्यादा मतलब एग्जामिनर को अच्छा लगता है देखने में, या तो आरएनए भी सिर्फ और सिर्फ सही होता है। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला केस किस में देखने को मिलता है, ये हमारे HIV में देखने को मिलता है, रेट्रोवायरस की फैमिली को जो बिलोंग करता है। ये पूरा होता क्या है, इसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। 12th का टॉपिक है पर अभी समझा रहे हैं, ये भी वॉटसन और क्रिक ने दिया था।
जब डीएनए से डीएनए बना तो उसको रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कह रहे, डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी आरएनए या कह लीजिए एमआरएनए से जब प्रोटीन बना तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ एक्सेप्शंस नीट के लिए क्या क्या हो सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होगा, सम वायरस जैसे टीएमवी, टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ैक वायरस, वहां पर आरएनए पाया जाएगा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है टीएमवी में, पोलियो में, इन्फ्लुएंजा वायरस में भी, और एचआईवी में तो पाया ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डीएनए, आरएनए, चारगाफ रूल, वाटसन क्रिक मॉडल, प्यूरिन, पिरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेसेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये सब कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इनकी? ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं आपके ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ फेज। एक्टिव ग्रोथ फेज के दौरान ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या है हमारा? अमीनो एसिड हो गया, शुगर्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए और वाइटामिन हो गए। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके? अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी की प्रोडक्शन कराएंगे, सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कराएंगे, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, पर ये क्या काम करते हैं? ये इकोलॉजिकल और प्रोटेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इनके? ये दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक ऑरेंज कलर का टेबल दिया हुआ है, आपको वो याद करना है। ठीक है, ये किस में हेल्प करेंगे? डिफेंस में हेल्प करेंगे, अट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, कंपटीशन में हेल्प करेंगे, एंड एक्सेट्रा अदर प्रोसेसेस में भी ये हेल्प करते हैं। ये अक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज में। इनका एग्जांपल्स क्या होगा? फ्लेवोनॉइड्स होगा, एंटीबायोटिक्स होगा, रबर होगा, रेजिन होगा, पिगमेंट्स में जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स में जैसे हमारे मॉर्फिन और क्विनिन हो गया, ये एक तरह का सेडेटिव होता है, और ये क्विनिन ज्यादातर हमारे यूज किया जाता है मलेरियल ड्रग बनाने के लिए। टर्पेनॉइड्स हो गए और एसेंशियल ऑयल्स हो गए। एसेंशियल में जैसे मार्केट में बहुत चलता है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, ये एक एग्जांपल हो गया। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होंगे इसके, ये डिफेंस में यूज होता है अगेंस्ट प्रेडेटर्स और पैथोजेंस, ये अट्रैक्ट करेगा हमारे अलग अलग तरह के पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या होंगे? द एजेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। फिर ये अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारा अगला टॉपिक होगा एंजाइम्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दिस इज मैत्रेयी मिश्रा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।